मशरूम उत्पादक किसान भाइयों को मशरूम कीट पर मिलेगा 90% तक का अनुदान। औषधीय गुणों से भरपूर बड़हल की खेती किसान भाइयों के लिए साबित हो सकती है मुनाफे का सौदा। कम जगह में मछली पालन कर बेहतर तकनीक है केज कल्चर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। मशरूम के पौष्टिक गुणों और मांग को देखते हुए अब इसकी खेती का दायरा काफी बढ़ रहा है। राज्य सरकार भी मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। मशरूम की खेती के लिए लागत राशि का 50% तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मशरूम कीट पर किसानों को 90% तक का अनुदान दिया जाता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो अब धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर हैं, लेकिन वर्तमान दौर में उनसे मिलने वाले फल का महत्व काफी बढ़ चुका है। इन पौधों की खेती करके किसान मालामाल बन सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं औषधीय गुणों से भरपूर बड़हल की, जिसे बड़हल या मंकी फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में कई ऐसे फल बताए गए हैं जो कि औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इनमें से कुछ के बारे में तो लोगों को जानकारी होती है, पर कई ऐसे फल फूल हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। ऐसे ही एक चमत्कारी फल का नाम है बड़हल, जिसे बड़हल या मंकी फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। बेडौल आकार का बड़हल कटहल की फैमिली से आता है, लेकिन इसका स्वाद खट्टा और मीठा होता है। ये फल सिर्फ बरसात के मौसम में ही देखने को मिलता है। जैसे जैसे ये फल पकता है, इसका रंग हरे से बदलकर हल्का पीला और गुलाबी रंग के साथ भूरा हो जाता है। बड़हल के फल में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ सेहत के लिए उपयोगी तमाम मिनरल्स पाए जाते हैं। कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मछली उत्पादन के लिए हाल के समय में केज कल्चर एक बेहतरीन विकल्प के रूप में साबित हो रहा है। कम बारिश वाले इलाकों में केज कल्चर काफी मुफीद मानी जाती है। केज कल्चर में पिंजड़े की तरह दिखने वाले जाल का इस्तेमाल मछली पालन में किया जाता है। हाल के समय में जलाशयों में, नदियों और तालाबों में केज लगाकर मछली पालन काफ़ी प्रचलन में आया है। आमतौर पर जीआई पाइप से केज के फ्रेम को तैयार किया जाता है। इसके ज़रिए कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मछली की पैदावार की जाती है। मछलियाँ केज के भीतर ही पलती हैं और बढ़ती हैं। मछलियों को बढ़ने के बाद इसे तालाब या नदियों में छोड़ दिया जाता है। जलाशयों में जिस जगह केज को लगाया जाता है वहाँ कम से कम 5 मीटर गहरा पानी होना ज़रूरी है। केज कल्चर में जलाशयों में निर्धारित जगह पर फ्लोटिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं और सभी ब्लॉक इंटरलॉक रहते हैं। फ्लोटिंग ब्लॉक का लगभग 3 मीटर हिस्सा पानी में डूबा रहता है और 1 मीटर ऊपर की ओर तैरता हुआ दिखाई देता है। मानसून शुरू हो गया, ऐसे में धान की खेती करने वाले बहुत से किसान भाई ने धान की बुवाई कर ली होगी, लेकिन जिन्होंने अभी तक धान की बुवाई नहीं की, वह मध्यम एवं लंबी अवधि वाले धान के बजाय कम अवधि वाले धान के प्रभेद का चयन करें। कम अवधि वाले धान के उन्नत प्रभेद में स्वर्ण, श्रेया, सहभागी, स्वर्ण शक्ति, वंदना एवं अंजलि है, जो 100 से 115 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है। लेजर लैंड लेवलर किसानों के लिए बेहद ही उपयोगी कृषि यंत्र है, विशेषकर ऐसे किसानों के लिए जिनके खेत पूर्ण रूप से समतल नहीं है। ऐसे खेतों को खेती लायक बनाने का काम लेजर लैंड लेवलर मशीन की सहायता से किया जाता है। इसके फायदा यह होता है कि खेत में खड़ी फसल को समान रूप से सिंचाई होती है, जिससे पानी की तो बचत होती है और साथ ही साथ ईंधन एवं खाद की भी काफी बचत होती है। जब बात महिला किसानों की हो तो समाज की बेड़ियों को तोड़ते हुए खेती के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाती तो है ही, साथ ही खुद मिसाल बनकर दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने में मदद करती है। सफलता की कड़ी में आज हम बात करेंगे वैशाली जिले के राघोपुर की एक महिला किसान आशा देवी के बारे में, जो पशुपालन के साथ साथ नई तकनीकों से खेती करके लाभ कमा रही है। आशा देवी के पास 10 गायें एवं भैंसे हैं, जिससे हर साल 6 से 7 लाख रुपए आमदनी प्राप्त करती हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 3,000 रुपये से 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2,800 रुपये से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 3,200 से 3,600 रुपये प्रति क्विंटल।
कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न जिलों में बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में कहीं छिटपुट तो कहीं अच्छी बारिश के आसार भी बने हुए हैं। इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार और जाना कृषि जगत में हो रही तमाम नई हलचलों को, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। नमस्कार, मैं किश्वर जबी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप लीटर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो इसलिए जो इनका आहार है, आहार में कॉक्सिडियोस्टेट्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल्स हैं, तो अच्छी क्वालिटी का कोई भी कॉक्सिडियोस्टेट अपने जो पशु चिकित्सक की सलाह से आप उसको परचेज करके फीड में मिलाइए और उसके साथ खिलाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, मुर्गी और बत्तख पालन के मुताबिक बटेर पालन में कम लागत लगती है और आमदनी अधिक होती है। आप में से ऐसे बहुत से किसान हैं जो बटेर पालन कर रहे होंगे, लेकिन इनका उद्यमिता विकास कैसे किया जाए, आज हम इस विषय पर विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह से। मुर्गी और बत्तख पालने जैसा ही एक और व्यवसाय है बटेर पालन। हाल ही के दिनों में कई किसानों का रुझान बटेर पालन की ओर काफी बढ़ा है। बेहतर तकनीक से किया गया बटेर पालन कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला एक व्यवसाय है। दरअसल बटेर पालन स्वरोजगार का एक बेहतरीन साधन है। वैसे किसान भाई जिनके पास लागत और संसाधन दोनों की काफी कमी है, वह बटेर पालन के व्यवसाय से जुड़कर काफी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बटेर पालन की खास बात यह है कि इसमें मृत्यु दर काफी कम होती है और इसके अलावा इसके रखरखाव और खान पान में कोई खास लागत नहीं आता। मादा बटेर पूरे साल में लगभग 200 से 250 अंडे देती है। पोषक तत्व के लिहाज से बटेर के अंडे मुर्गी की अंडों के बराबर हैं। इसके अंडे में जिंक एवं फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा होती है। एक मादा बटेर 6 से 7 हफ्ते में वयस्क होकर चूजा देना शुरू कर देती है। इन अंडों को 37.7 डिग्री सेल्सियस पर रखकर प्रोसेसिंग के बाद 17 दिनों में चूजे निकल आते हैं, जिसे आसानी से किसी दूसरे किसान को पालने के लिए दिया जा सकता है। एक प्रकार से देखा जाए तो आज के समय में बटेर पालन एक लघु उद्योग का रूप ले चुका है। बटेर पालन से जुड़े अन्य व्यवसाय जैसे बटेर के अंडे और मांस का प्रसंस्करण, फीड उत्पादन, इंक्यूबेटर आदि विकसित किए जा सकते हैं। बटेर पालन के साथ अन्य कृषि गतिविधियों को जोड़कर आय के स्रोतों को भी विविधता दी जा सकती है। महिलाएं भी इन व्यवसाय से जुड़कर आर्थिक रूप से काफी स्वावलंबी बन सकती है और दूसरों को भी रोजगार मुहैया करा सकती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ कई ऐसे सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं जो बटेर पालन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, जिससे उद्यमी के विकास में मदद मिल सके। इसके अलावा सरकार की ओर से अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। तो बटेर पालन से बेहतर लाभ कैसे कमा सकते हैं, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर पुष्पेंद्र, जो बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक हैं,
सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बटेर पालन के लिए जब हम बटेर पालन की चर्चा करते हैं हम अपने किसानों के समक्ष, तो वो बेहतर लाभ की बात आती है। सबसे पहले हमारा सवाल है कि लाभ, इसमें लाभ है, अगर है तो किस तरह से लाभ को आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? जी, बटेर पालन मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि बटेर पालन कुक्कुट पालन की एक ऐसी लाभकारी विधा है जिसे जो दिनों दिन बहुत से किसान भाई इसको अपनाते चले जा रहे हैं। लाभ कैसे होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। 3 बहुत ही मुख्य बातें हैं। मुर्गी पालन के, बटेर पालन भी मुर्गी पालन की तरह ही होता है। जिस तरह से मुर्गी पालन होता है उसी तरह बटेर पालन होता है, लेकिन इसके 3 मुख्य बातें हैं इसमें। पहला कि इसका जो उत्पादन चक्र होता है वो बहुत ही छोटा होता है। 6 से 7 हफ्ते में ही जो बटेर है अंडे पे आ जाती है। 6 से 7 हफ्ते में, 7 हफ्ते के आसपास इसका जो वेट होता है, शरीर का भार होता है, वो 200 से 250 ग्राम हो जाता है। तो मांस के तौर पे बेचने के लिए भी उपयुक्त हो जाती है। तो 6 से 7 हफ्ते में ही का इस उत्पादन चक्र होता है। दूसरा, इसके जो मांस की क्वालिटी है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो शरीर के लिए ज़्यादा पौष्टिक होता है। एक तरह से हम कहते हैं औषधि गुण, मतलब कि शरीर को ताकत ज़्यादा देता है। तो इसलिए उपभोक्ताओं में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इसमें लागत बहुत कम लगता है। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ना, ये बटेर पालन को किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक बना देती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि दिनों दिन हमारे किसान भाई हमारे पास आते हैं, उनको रेकमेंड करते हैं, और दिनों दिन बहुत से किसान भाई बटेर पालन करना शुरू कर दिए हैं। इसका जो प्रजाति होता है, कौन सी प्रजाति का उत्पादन किया जाए या पालन किया जाए जो बेहतर हमें आमदनी दे सके? बटेर पालन जो छोटा सा पक्षी होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसको कम जगह में हम इसको पाल सकते हैं। खासतौर पे हम 2 हफ्ते तक तो इसकी, जब तक किसी ब्रूडिंग करनी होती है तब तक तो इसको हम ज़मीन पे रखते हैं, लीटर के बेस पे रखते हैं। लेकिन उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको पिंजड़ा पद्धति में पालिए। पिंजड़ा पद्धति पालने से क्या होता है कि वैसे तो ये बहुत ही रोग प्रतिरोधक पक्षी होते हैं, लेकिन पिंजड़ा पद्धति अगर आप पिंजड़े में पालते हैं तो आपको साफ़ सफाई करने में, हाइजीन मेंटेन करने में, स्वच्छता मेंटेन करने में अपने फार्म में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है। तो कम एरिया में आप बहुत ज़्यादा बटेर पालन कर सकते हैं। मुर्गी के लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस रिक्वायर होता है, लेकिन बटेर के लिए आपको बहुत छोटे स्पेस में हो जाता है। रही बात इसकी प्रजातियों पे, तो बटेर की 2 मुख्य प्रजातियाँ, एक वाइल्ड वैरायटी है और दूसरा डोमेस्टिकेटेड, जो कि जिसको हम जापानीज़ क्वेल बोलते हैं। तो वाइल्ड वैरायटी को पालना इलीगल है एक तरह से। हम तो इसके कौन कौन सी बीमारियां इसको मुख्य रूप से प्रभावित करता है, और इलाज या टीकाकरण दोनों में कौन सा किस बीमारी में काम आता है? जी, जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो 2 तरह से चीज़ें होती हैं। पहले जब भी हम बटेर पालन की बात करते हैं, मुर्गी पालन की बात करते हैं, तो हमारा मुख्य फोकस बचाव के ऊपर होना चाहिए। अगर आप बाड़े की साफ़ सफाई अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आपके यहाँ बीमारी आने ही ना पाए। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा होता है कि कुछ बीमारियाँ आ जाती हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो बहुत करने के बाद भी आपके बाड़े में आ जाती हैं। जैसे कि बटेर में होने वाली जो मुख्य बीमारी है वो है रानीखेत। हालांकि ये बहुत सी बीमारियों के लिए प्रतिरोधी है, होता ही नहीं है बीमारी इसमें। कहीं छोटे मोटे रिपोर्टेड हो जाते हैं, बाकी नहीं होता है। जो होने वाली बीमारियां हैं उसमें मुख्य रूप से वायरल डिजीज़ में हो गया आपकी रानीखेत डिजीज़। तो इसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि हर 2 महीने के बाद इनमें रेगुलर बेसिस पे वैक्सीनेशन कराते रहना चाहिए। इसके अलावा इसमें कॉक्सिडियोसिस की प्रॉब्लम होती है। अगर आप लीटर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो इनका आहार है, आहार में कॉक्सिडियोस्टेट्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल्स हैं। तो अच्छी क्वालिटी का कोई भी एक कॉक्सिडियोस्टेट अपने जो पशु चिकित्सक की सलाह से आप उसको परचेज करके फीड में मिलाइए और उसके साथ खिलाइए, ताकि उसको ये 2 प्रॉब्लम्स इनके साथ सबसे ज़्यादा होती है। प्रबंधन में और वैसे इसके अलावा किन किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए? जी, प्रबंधन के लिए इसमें जो मुख्य बात है, जैसे में सीजनल वेरिएशंस होता है। ठंड का सीज़न है तो हम पर्दे लगा करके रखें, बल्ब लगा करके रखें, ताकि एक जो तापमान है वो इसमें मेंटेन रहे। अगर ब्रूडिंग करें, ब्रूडिंग के समय 37 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान मेंटेन करके रखें भीतर, और हर हफ्ते के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसमें हम कम करते जाते हैं। जो राशन हम दे रहे हैं जब बच्चे होते हैं ब्रूडिंग के समय में, उसके बाद के समय में, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, तो मुर्गी के दाने इनको दिया जाता है, लेकिन वो बहुत ही छोटे आकार के दाने होते हैं। क्योंकि अगर मुर्गियों के दाने हम इन्हें खिलाएंगे तो चूँकि उनका आकार बहुत बड़ा होता है, तो उनका साइज वो एक मतलब 7 से 8 ग्राम का एक चूजा होता है, जो अब हम DOC की बात करते हैं। तो
तो उनके गले में फंस सकता है। इसलिए बहुत ही छोटे आकार के दाने इनके आते हैं, वो उनको देना चाहिए। ये मैनेजमेंटल एस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा जब बच्चे छोटे हैं तो इनको प्री स्टार्टर के तौर पे आप उसको हाई प्रोटीन राशन देंगे, करीब 22% के आसपास। वहीं जब वयस्क हो जाते हैं तो इनको 16-17% के आसपास का राशन, इनको प्रोटीन का कंटेंट का राशन दिया जाता है। तो इस तरह से जो प्रबंधन एस्पेक्ट है, बरसात के दिनों की हम बात कर लेते हैं। अभी जैसे उमस का मौसम है तो हवादार कमरा होना चाहिए। बारिश हो रही है, अचानक बारिश हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बारिश हो रही है तो भीतर आए और लीटर को गीला करे। अगर गीला हो रहा तो उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो कॉक्सिडियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं कि लू लपट का समस्या रहता है, तो साथ में बी कॉम्प्लेक्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलर बेसिस पे पानी में मिला करके चलाते रहना चाहिए। अगर इस तरह के मैनेजमेंट हम करते जाएं तो बहुत, इनका लागत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मैनेजमेंटल एस्पेक्ट ऐसे कि यदि आप कर ले जाते हैं तो जो लागत है, चाहे मांस उत्पादन की बात कर लें, चाहे अंडे उत्पादन की बात कर लें, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है उसमें, क्योंकि मार्केट में डिमांड अच्छी है। जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, भले दिखता छोटा है लेकिन आमदनी अच्छी हो जाती है बटेर पालन से, वो हमारे विशेषज्ञ ने बताया। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसान भाइयों, हम फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम जहाँ पे भी मार्केटिंग करने का सोच रहे हैं, पहले वहाँ के लोकल लोगों से डिमांड जान लें कि हम आपको किस दुग्ध उत्पाद की आवश्यकता है, आप किन सब दुग्ध उत्पादों को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम इस तरीके से उस दुग्ध उत्पाद की शुरुआत करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। तो किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार से जाना कि बटेर पालन के द्वारा उद्यमिता विकास कैसे किया जाए। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और जानेंगे पशु उत्पाद यानी कि दूध, मक्खन, घी, पनीर जैसी चीज़ों से स्वरोजगार का सृजन कैसे करें। तो आइए जानने के लिए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित कुमार जायसवाल जी से। पहले पशुपालन को ग्रामीण क्षेत्र का व्यवसाय माना जाता था, लेकिन अब शहरों में भी दूध उत्पादन के लिए पशुपालन का व्यवसाय चल निकला है, क्योंकि दुग्ध उत्पादन और दूध से बने उत्पादों की बिक्री स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। केंद्र एवं राज्य सरकारें भी पशुपालन के जरिए किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए योजनाएं धरती पर उतारती रहती है। राज्य में डेयरी उद्योग को मजबूत करने और पशुपालकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से बिहार डेयरी फार्म योजना 2024 की शुरुआत की गई है। इसके तहत 2 या 4 गाय से डेयरी फार्म शुरू करने के लिए सरकार ने सब्सिडी का प्रावधान किया है। इस आधार पर पशुपालक इस योजना का लाभार्थी बनाकर गांव में डेयरी फार्म खोलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना के माध्यम से भी पशुपालक अपेक्षाकृत कम ब्याज पर ऋण लेकर डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पशुपालन और निजी डेयरी फार्म खोलने की सुविधा पशुपालक किसानों के लिए उपलब्ध है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन काफ़ी हद तक एक दूसरे के पूरक हैं। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में व्यवसाय की काफ़ी बेहतर संभावनाएं हैं। उन्नत नस्ल से की गई गायों और
सुव्यवस्थित ढंग से अगर इस व्यवसाय को शुरू किया जाए तो कृषि के क्षेत्र में छुपी बेरोजगारी घटेगी और पशुपालकों की आय काफ़ी बढ़ेगी। जो पशुओं का उत्पाद है उससे स्वरोजगार का सृजन कैसे किया जाए, यही आज का हमारा विषय है। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहित कुमार जायसवाल, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसे कौन कौन से पशु उत्पाद हैं जिनसे स्वरोजगार का सृजन किया जा सकता है? अगर हम पशु उत्पाद की बात करें तो ऐसे उत्पाद जो कि पशुधन से हम प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि दूध हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, और भी कई सारे उत्पाद हैं। लेकिन अगर पशु उत्पाद में जो मुख्य उत्पाद है जो कि दूध है, जिससे कि लगभग हमारे सारे किसान भाई जुड़े हुए हैं, और हम दूध के बिक्री के माध्यम से एक अच्छा स्वरोजगार अर्जित कर सकते हैं। लेकिन दूध से अगर हम अलग अलग उत्पाद बनाएं, जैसे कि पनीर हो गया, छेना हो गया, खोआ हो गया, और भी कई सारे उत्पाद हैं जिससे कि हम युवाओं को रोज़गार दे सकते हैं और उनको एक जीविका जीने का माध्यम मुहैया करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकते हैं। जिन पशु उत्पादों का आपने जिक्र किया, तो ये ऐसे उत्पाद हैं जो आम प्रचलन में हैं। तो इसे शुरू करने के लिए, इसे बाज़ार में पहुंचाने के लिए एक व्यवसाय के रूप में इसे कैसे शुरू किया जा सकता है? आमतौर पर जो किसान भाई हैं हमारे, उनके पास जो भी तरल दूध आ रहा है वो क्या करते हैं कि बगल के अगल बगल लोगों को बिक्री करके वो कम दामों पर बेच के, या किसी दूधिया के माध्यम से उसको कम दामों पर बेच के उसका व्यापार करते हैं। लेकिन अगर किसान भाई चाहते हैं कि वो उससे ज़्यादा धन की प्राप्ति करें तो उसके लिए उनको अपने लेवल से उसका व्यापार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ एक समस्या ये आती है कि हमारे किसान भाइयों के पास कम मात्रा में जानवर होते हैं, तो जिससे दूध का उत्पादन कम होता है। लेकिन अगर कई सारे किसान भाई आपस में जुड़ जाएं और एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लें या स्वयं सहायता समूह, जिसकी वजह से क्या होगा कि दूध का मात्रा बढ़ जाएगा और उससे वो इस रोज़गार को शुरू कर पाएंगे। शुरू में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन जैसे जैसे इसको ये अपनाएंगे और जो भी उपभोक्ता हैं उनसे कांटेक्ट में आएंगे तो एक सप्लाई चेन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा और इस फील्ड में वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो बाज़ार कैसे उपलब्ध कराया जाए? जो हमारे किसान भाई इस पशु उत्पाद को मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो बाज़ार उपलब्ध कैसे कराया जाए और सरकार का जो योजना है उसका सकारात्मक सहयोग हम अपने किसान भाइयों तक किस तरह से पहुंचा पाएँ? देखिए, आपके सवाल में मतलब दो सवाल है। एक तो बाज़ार में कैसे उपलब्ध कराएं उत्पाद को, और दूसरा सरकार की योजनाएं। तो अगर हम बाज़ार की उपलब्धता को लेकर देखें तो बाज़ार की उपलब्धता शुरू में किसी भी व्यवसाय में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हम इसको जब शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी उत्पाद में जा रहे हैं, तो जो लोकल मार्केटिंग है, जो हम डोमेस्टिक मार्केटिंग कर रहे हैं, पहले हम वहाँ से शुरुआत करें। हम जहाँ पे भी मार्केटिंग करने का सोच रहे हैं, पहले वहाँ के लोकल लोगों से डिमांड जान लें कि आपको किस दुग्ध उत्पाद की आवश्यकता है, आप किन सब दुग्ध उत्पादों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम इस तरीके से उस दुग्ध उत्पाद की शुरुआत करें, और जैसे जैसे दुग्ध उत्पादों का डिमांड बढ़ता जाए हम उस तरीके से उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि सरकार इसमें कैसे हेल्प कर सकती है, या सरकार के कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो इसमें हमारे जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं कैसे मदद कर सकती है। तो इसमें जो हमारे बिहार सरकार का डेयरी डिपार्टमेंट है वो काफ़ी योजनाएं लेके आए हैं जो कि हमारे युवाओं को इसके तहत मदद करते हैं। उसके बाद नाबार्ड के भी कई सारे प्रोग्राम हैं, जैसे कि डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फंड। उससे किसान भाइयों को काफ़ी, अगर आपको डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाना है तो उसके लिए काफ़ी सब्सिडी सहित पैसा मुहैया कराया जाता है। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी हम इससे जुड़ सकते हैं और सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गांव देहात के कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो जागरूकता के अभाव में जो उनके पशु उत्पाद हैं वो गांव में ही रह जाते हैं या वे विक्रय नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए आप विशेषज्ञ हैं, हम अपने विशेषज्ञ की जो महत्वपूर्ण सलाह होगी इस क्षेत्र में, तो ये हम संदेश के रूप में अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे।
देखिए, जब हम अगर पशुधन से जो भी उत्पाद हैं उसके विक्रय के लिए जाएंगे तो पशुधन विक्रय में एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे क्या होता है कि शुरू में आमदनी बहुत कम होता है। तो इससे जो लोग भी रोजगार से जुड़ते हैं तो उन्हें शुरू में हिचक होता है कि हमें इस फील्ड में आगे मुनाफा नहीं होगा। तो किसान भाइयों, आपको विश्वास रखना है, कोई हिचक नहीं रखना है। आपको शुरुआत में अगर ऐसा लगे तो आपको ये विश्वास रखना है कि आगे हमें इस फील्ड में फ़ायदा होगा और आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको लाभ दिखने लगेगा और लंबे समय में आपको एक अच्छा ये स्वरोजगार के रूप में ये फील्ड निकल के आएगा और आप इससे अपनी जीविका भी चला सकते हैं और एक समाज को अपना जो भी सामाजिक कार्यक्रम के तहत एक लाभ पहुंचा सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हम डॉक्टर साहब का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में कृषि से जुड़ी जानकारियों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, लेकिन अगले अंक में कृषि से जुड़ी ऐसी ही और महत्वपूर्ण और नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।